हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में वो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट कौन सा गलत है हमको बताना है। एंड ही इज सेइंग अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो एक पार्टिकल है जो एक सर्कल में मूव कर रहा है। सपोज कीजिए आप एक सर्कल कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। सो किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक पार्टिकल को यहाँ पे देखेंगे, सो आप इस तरह से एक एरो मार्क वहाँ पे बना सकते हैं। तो ये एरो मार्क, दिस इज अ टैंजेंट एंड दिस टैंजेंट will give you the direction of the linear velocity of the particle at that point। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो टूवर्ड्स द सेंटर जाता है। रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होता है और ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन ये बोलता है कि द रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ टैंजेंट टू द सर्कल। नो, रेडियल एक्सेलरेशन, तो पहले में हमको पता चल गया है कि ए ऑप्शन जो है वो गलत है, मतलब हमारे लिए ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। लेट्स सी क्या कह रहा है। अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ L1 इज इन यूनिसन विद अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी n। आपके पास एक सोनोमीटर की वायर है। ठीक है, सो यू हैव अ सोनोमीटर वायर जिनका लेंथ हमको दिया हुआ है L1 और ये यूनिसन में है। यूनिसन में है, किसके साथ यूनिसन में है? एक ट्यूनिंग फोक के साथ। और इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है n। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिसन का मतलब क्या है। यूनिसन का मतलब ये है कि जो सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी होगी और जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, तो यूनिसन का मतलब ये है कि इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इक्वल आएंगी। ये इसका मतलब है, इक्वल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर इज रेड्यूस्ड टू L2, मतलब जो न्यू लेंथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोनोमीटर की, वो अब हो चुकी है कितनी? L2। इट प्रोड्यूसेस x बीट्स पर सेकेंड विद द फोक। इसका मतलब अब जब इसकी लेंथ आपने रिड्यूस कर दी तो आपने x बीट प्रोड्यूस किए इस ट्यूनिंग फोक के साथ। पहले बीट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहे थे? पहले हमने बीट के बारे में बात इसलिए नहीं की क्योंकि जब दोनों बंदे लोग यूनिसन में हैं, सोनोमीटर और ट्यूनिंग फोक बोथ आर इन यूनिसन, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसीज बराबर है। बीट कब पैदा होती है? बीट्स तब जनरेट होते हैं जब दोनों की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस हो। सो एक्स बीट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये आपने सेकेंड किस्से में सुना। सो बीट के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, तो दो फ्रीक्वेंसीज अगर होंगी तो सपोज कीजिए पहली वाली फ्रीक्वेंसी n1 है, अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी के साथ तो कितने बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। सो ऑब्वियस ही बात है, इन द सेकेंड केस क्या हो चुका है, जब उसने उसकी लेंथ को रिड्यूस किया, जब उसने उसकी लेंथ को रिड्यूस किया तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो मैच नहीं हो रही थी, मतलब अब वो यूनिसन में नहीं है। अगर वो दोनों यूनिसन में नहीं है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, बीट क्रिएट करता है। ठीक है, ओके। सो अब हमको बताना ये है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोक इज, तो हमको ये चीज़ बतानी है कि फ्रीक्वेंसी जो पहले आपकी फोक की थी ये कितनी है फ्रीक्वेंसी आपके फोक की है। कि हम मान लेते हैं कि आपका जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है फोक का, लेट अस टेक इट एज n। ठीक है, वो इनिशियल फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसको n1 मान लेते हैं। n है क्वेश्चन में, हम उसको n1 मान लेते हैं। और जो आपका फाइनल फ्रीक्वेंसी होगा फोक का, हम उसको n2 मान लेते हैं। ठीक है, विल टेक इट एज n2, दिस विल बी द फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोक। सो नाउ वी नो अ कंडीशन दैट अगर हम n1 L1 करते हैं, द multiplication of the frequency and the length that goes to the constant, मतलब NL is equal to constant। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग N1 L1 को इक्वेट कर सकते हैं N2 L2 के साथ। ठीक है, now what is N1 L1? N1 is the initial frequency and L1 is the length of that wire at that thing, and N2 आपका नया वाला फ्रीक्वेंसी जो आ गया है और L2 वो नई वाली लेंथ जो रिड्यूस करके आ गई थी। ठीक है, सो नाउ we have two formulas here. We have this one formula here, this formula, and we have this formula here for the beat. So हम ये दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। As we are interested in n, that's n1,
तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ से n2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप n2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा n1 L1 अपॉन L2, ये आपका n2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, इस वैल्यू को डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें। सो n1 माइनस n2 की जगह पे ये पुटअप करेंगे, ये आएगा n1 L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू n। आई होप आपको पता है n नंबर ऑफ द बीट्स है, सो n की जगह पे उसने बोला x बीट्स आर प्रोड्यूस, तो n लिखने से अच्छा हम यहाँ पे x लिख लेते हैं। ओके, इफ़ यू टेक यहाँ पे n1 कॉमन, तो अंदर आपके पास बचेगा 1 माइनस L1 अपॉन L2 एंड यहाँ पे आप x के साथ। सो हमको n1 में इंटरेस्ट है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन n1, so what can we do is that we can take this in the denominator, so x will be equal to 1 minus L1 by L2। इन शॉर्ट जो n1 की वैल्यू आपको मिलेगी, ये LCM लेने के बाद L2 ऊपर चले जाएगा, तो विल बी L2 टाइम्स x अपॉन L2 माइनस L1। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ n1, दैट इज द वैल्यू ऑफ n, बिकॉज वी हैव टेकन n1 एज n। सो अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे, सो विल गेट द D एज द करेक्ट ऑप्शन। 27 क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है द इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1.06 एंगस्ट्रॉम। सो इनरमोस्ट को हम D1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 1.06 एंगस्ट्रॉम। द डायमीटर ऑफ द 10th ऑर्बिट इज, हमको डायमीटर D10 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, D10 हमको बताना है। ठीक है, सो यू शुड नो द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द डायमीटर एंड ऑर्बिट नंबर इज दैट। आपको पता होना चाहिए कि जो r होता है, रेडियस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्बिट नंबर के स्क्वायर को। हम इस वाले रेडियस का अगर आप रेशियो लेंगे, सो रेडियस का रेशियो लो या डायमीटर्स का रेशियो लो, एक ही बात आएगी। सो आप लोग यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं D1 बाय D10 विल बी इक्वल टू D1 मतलब 1 का स्क्वायर आएगा ऑर्बिट नंबर, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन D10, सो D10 विल बी D1 इंटू 100, दैट्स इट। सो D10 आपको मिलेगा, D1 आपको दिया है 1.06 इंटू 100, सो D10 विल बी 106 angstrom. So with this, the correct option is third one. We are going on the 28th question. 28th question में वो आपसे ये कहता है कि two vibrating tuning forks produce a wave which are represented by, पहली वाली वेव का उन्होंने नाम दिया हुआ है, that's y1. y1 का इक्वेशन आपको दिया हुआ है 4 sin 500 पाई टी, ये आपकी पहली वाली इक्वेशन है। एंड y2 आपके पास दूसरा वाला वेव भी है, इसका इक्वेशन है 4 साइन 506 पाई टी। वो चाहते हैं आप बताएं द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर मिनट बाय दीज टू वेव्स, कितनी बीट्स पर मिनट इन वेव्स ने प्रोड्यूस की है, हमको वो बताना है। बीट्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, इट्स n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n, दिस इज द नंबर ऑफ बीट्स हियर। सो हम इस बारे में बात करेंगे नंबर ऑफ बीट्स को लेके। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से पहली वाली इक्वेशन कंसिडर करते हैं, तो मैं इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर मैच कर लूँ तो इट इज़ a साइन ओमेगा टी, ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी वेव की। तो यहाँ से हम ओमेगा मैचिंग करके निकाल सकते हैं, पहले वाले से हम ओमेगा 1 निकाल सकते हैं। सो ओमेगा 1 आपको 500 पाई मिलेगा, और दूसरे वाले से आप ओमेगा 2 निकाल सकते हैं, ये आपका ओमेगा 1 हो जाएगा, ये आपका ओमेगा 2 हो जाएगा। तो फ्रॉम द सेकेंड वन वी कैन कैलकुलेट ओमेगा 2, दिस विल बी 506 पाई। ओमेगा की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 पाई n1, दिस विल गो हियर 500 पाई। सो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल होगा, n1 की वैल्यू आपको मिलेगी 250 हर्ट्स, ये आपका n1 का वैल्यू आ गया जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 पाई n2, दिस विल बी 506 पाई, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, n2 आएगा 506 बाई 2, सो n2 506 बाई 2 253 हर्ट्स, ये आपका n2 का वैल्यू आ जाएगा। सो अगर आप n1 और n2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3 हर्ट्स। ठीक है, सो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऑब्वियसली बात है यू विल गेट 3, n का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 3 बीट्स पर सेकेंड। बट इफ यू नोटिस इन द क्वेश्चन इज आस्किंग अस व्हाट विल बी द बीट्स पर मिनट, तो पर मिनट का फाइंड करने के लिए पर सेकेंड 3 बीट्स आपको सुनाई देंगे। सो अगर आपको कैलकुलेट करना है सो इट विल बी बीट्स पर मिनट
सो दैट विल बी 3 × 60, 180 बीट्स आपको प्रति मिनट सुनाई देंगी. विद दिस वी कैन सी द करेक्ट ऑप्शन हियर इज द सेकेंड वन. नेक्स्ट इज द 29th क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं. 29th क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटीज़ आर. तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के डायमेंशंस क्या होंगे? पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल H के साथ, एंड इसका फॉर्मूला होता है H = NI, और इसका जो यूनिट होता है वो अभी आपको पता होना चाहिए. इट्स कॉल्ड एज एम्पियर मीटर. ठीक है. और दूसरी बात कि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है H इज़ एक्चुअली सेम एज mz मैग्नेटाइजेशन. तो जो मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशन होता है वही सेम डायमेंशन आपको H का भी मिल जाएगा. सो इससे भी आप डायमेंशन पता कर सकते हैं. तो क्लियरली द डायमेंशन ऑफ H विल कम आउट टू बी, L मीटर है इसलिए -1 हम डाल देंगे, हमको मास 0 डालना पड़ेगा, टाइम भी 0 डालना पड़ेगा, और एम्पियर मतलब करंट को हमको 1 डालना पड़ेगा. तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. सिमिलर डायमेंशन आप मैग्नेटाइजेशन के लिए भी फॉलो करेंगे अगर कभी क्वेश्चन आता है. सो विद दिस यू कैन सी द करेक्ट आंसर इज L1, M0, T0 एंड I1. इट इज मैचिंग विद द फर्स्ट ऑप्शन. 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 29. क्वेश्चन नंबर 38 देखने जा रहे हैं हम लोग. In the question number 38, he is saying the SI unit of impulse is same as that of. Impulse के बारे में बात कर रहा है. So आपको पता होना चाहिए कि impulse is basically the change in momentum. ठीक है. So यही impulse को change in momentum ये बोलते हैं, या फिर force acting for a very short duration of time बोलते हैं. तो SI unit impulse का किसके साथ मैच होता है? linear velocity, angular velocity, linear momentum या फिर एंगुलर मोमेंटम. तो इसका सही आंसर है C. दैट इज द थर्ड ऑप्शन हियर. लीनियर मोमेंटम के साथ इम्पल्स का SI यूनिट मैच होता है. ठीक है. सो इट विल बी द kg मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी द यूनिट.